डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, एलेक्सोपोलस एंड मेम्स जिन्होंने 1979 में दिया था, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि फंजाई के 3 डिवीजन में सिम्नोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिका और अमैस्टिगोमाइकोटिका के बारे में हमने पढ़ा। तो अमैस्टिगोमाइकोटिका में हमने जाइगोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना को डिटेल में स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में इस फंजाई के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले हम अमैस्टिगोमाइकोटिका का 3rd एंड 4th सब डिवीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अमैस्टिगोमाइकोटिका का जो 3rd डिवीजन होता है वो है बेसिडोमाइकोटिना। बेसिडोमाइकोटिना जो ग्रुप है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये भी बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है और लगभग इसके अंदर 550 जीनस है और लगभग इनकी जो स्पीशीज नंबर होता है 25000 या 25,000 इसकी स्पीशीज होती है। इनमें भी स्पेशल विशिष्ट प्रकार की बीजाणुधारी पाई जाती है और इनमें मशरूम्स हैं, बर्ड नेस्ट फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई है, टूड स्टोल, रस्ट और स्मर्ट फंजाई इसमें उपस्थित होती हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है बेसिडोमाइकोटिना के क्या क्या होते हैं, हम देखते हैं कि ये भी सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, यानी ये वाली फंजाई हर जगह मिलती है, सर्वव्यापी होती है और स्थलीय होती है। इनमें जो माइसीलियम होता है उस माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, उनमें सेप्टा पाए जाते हैं उनके हाइफीज में और कुछ जो कवक जो होती है वो ईस्ट की जैसी भी इसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट सबसे फीचर है कि इनकी अधिकतर इस ग्रुप के अंदर जितनी भी फंजाई मिलेंगी उनमें डोलियोफोर उपस्थित होता है। डोलियोफोर सेप्टम या डोल छिद्री पट पाया जाता है और इनमें जो माइसीलियम होता है वो प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शियरी प्रकार का पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इसके अंदर जो सेकेंडरी माइसीलियम मिलता है उनमें क्लैम्प कलेक्शंस पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर हम पढ़ चुके हैं कि अमैस्टिगोमाइकोटिना में जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। लैंगिक तो इनमें भी अलैंगिक जनन का तो अभाव होता है, परंतु कुछ सदस्यों में ऑर्डिया या क्लैमिडोस्पोर्स या कोनिडिया बनते हैं। इनमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है। प्लाज्मोगेमी जो होती है वो स्पर्मेटिसिज्म या सोमेटोगेमी के द्वारा हो जाता है। मेन इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो ऐसे एस्कोमाइकोटिना में एस्कोकार्प थी, इसी तरह से बेसिडोमाइकोटिना में बेसिडोकार्प पाई जाती है और ये ज्यादातर एडवांस मेंबर्स में पाया जाता है। इनमें बेसिडियम मिलता है लैंगिक जनन में और बेसिडियम में जब उसमें मियोसिस होगा तो बेसिडोस्पोर्स बनते हैं और 4 एक्सोजिनस स्पोर्स पाए जाते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिडोमाइकोटिना का है कि इसमें पहले बेसिडोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है और इसमें बेसिडियम के अंदर बेसिडोस्पोर्स फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये बेसिडोमाइसिटीज है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 क्लासेस में होता है और इस 3 क्लासेस में फर्स्ट जो है वो है टिलियोमाइसिटीज एंड सेकंड है हाइमेनोमाइसिटीज एंड लास्ट है गैस्ट्रोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज जो माइकोटिना जो है उसकी फर्स्ट क्लास होती है टिलियोमाइसिटीज। टिलियोमाइसिटीज में बेसिडोकार्प एब्सेंट होता है और इनमें जो रेस्टिंग स्पोर्स जो होते हैं वो क्लैमिडोस्पोर्स या टिलोडोस्पोर्स बनते हैं और ये जो बीजाणु बनते हैं ये सोराई के उत्कों में बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं या जो होस्ट होता है होस्ट टिश्यू में स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। अधिकतर ये उच्च पादपों में ये टिलोमाइसिटीज के मेंबर्स जो होते हैं ये ज्यादातर पैरासिटिक फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट जो बेसिडोमाइसिटीज की जो सेकंड क्लास होती है इसको हम हाइमेनोमाइसिटीज कहते हैं। हाइमेनोमाइसिटीज में बेसिडोकार्प प्रेजेंट होता है और इसमें हाइमेनियम प्रेजेंट होता है और बीजाणु के परिपक्व होने के पूर्व वो उसमें लूज या अनावर्त जो होते हैं बेसिडोस्पोर्स, बैलिस्टोस्पोर्स या मृतोपजीवी या कभी कभी भी परजीवी होते हैं। लास्ट जो बेसिडोमाइकोटिना की जो क्लास होती है 3rd क्लास को हम गैस्ट्रोमाइसिटीज कहते हैं। इनमें ये फ्रूटिंग बॉडी तो बनेगी लेकिन उसमें हाइमेनियम उपस्थित भी हो सकता है या अनुपस्थित होगा।
ये एंजियोकार्पिक होते हैं। बेसिडोस्पोर्स ब्लास्टोस्पोर्स नहीं होते, और ये कभी कभी ज्यादातर इसके सदस्य है तो सैप्रोफिटिक होते हैं और कभी कभी ये परजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो माइकोटा क्लास का जो थर्ड डिवीजन था बेसिडोमाइकोटिना की 3 क्लासेस हमने पढ़ ली, टीलोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड गैस्ट्रोमाइसिटीज। अब हम लास्ट जो बेसिडोमाइकोटिका का जो लास्ट मेंबर है, लास्ट डिवीजन जो होता है, उसको हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है ये एक प्रकार का फॉल्स या आर्टिफिशियल ग्रुप होता है अमास्टिकोमाइकोटा का, और इसमें वे कवक शामिल होती हैं जिनमें सेक्सुअल या परफेक्ट अवस्था नहीं पाई जाती। इसलिए इसमें जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स ये सब कुछ भी नहीं पाए जाते। इस प्रकार से इसको हम अलग ही अमास्टिकोमाइकोटिका का थर्ड और लास्ट ग्रुप को हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। और इनके बाद इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिका का कि ये मेनली सैप्रोफिटिक होती हैं, यानी इनमें ज्यादातर मेंबर्स मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। इनका कवक जाल जो होता है वो सुविकसित होता है, कंप्लीटली मतलब डेवलप्ड होता है और ब्रांच्ड होता है। इनमें सेप्टा पाए जाते हैं, और सेप्टा भी जो होते हैं वो इंटर और इंट्रा सेलुलर पाए जाते हैं, सेल के बाहर या सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो असेक्सुअल मेथड होता है, और इसमें ओडिया और कोनिडिया फॉर्मेशन पाई जाती है। इनमें कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और ये कोनिडियोफोर्स पर एक्सोजीनसली उपस्थित होते हैं, यानी ये बाहर की तरफ उपस्थित पाए जाते हैं। कोनिडियोफोर कभी कभी सिंगल ग्रुप में भी पाए जाते हैं या कभी कभी ग्रुप में भी होते हैं, एकल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। और इस समूह में विशेष प्रकार की जो रचनाएं जो होती हैं वो फलन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनती है, जैसे सिनेमिया, एसरबुलस, स्पोरोडोकिया और पिक्निडिया। इनमें इस ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इनमें लैंगिक बीजाणुओं का सर्वदा अभाव होता है, और इनमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ड्यूटेरोमाइकोटिका जो है इस ग्रुप के अंदर ना तो कोई फ्रूटिंग बॉडी बनी, और ये मेनली सेप्रोफिटिक फंजाई होती है, और इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ? एक्सोजिनस स्पोर्स, कोनिडिया या ओडिया के द्वारा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ड्यूटेरोमाइकोटिना का जो अगला फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि इसकी आगे 3 क्लासेस मेन होती हैं। इन 3 क्लासेस में हम देखते हैं कि एलेक्सोमाइनस मिम्स ने बताया कि ये एक प्रकार का कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये सभी फॉर्म ऑर्डर या फॉर्म फैमिली इत्यादि भी कहलाते हैं। एल्सवर्थ ने इसको 3 फॉर्म क्लासेस दी थी। फर्स्ट थी ब्लास्टोमाइसिटीज, एंड नेक्स्ट है हाइपोमाइसिटीज, एंड लास्ट इज कोलियोमाइसिटीज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लास्टोमाइसिटीज में क्या होता है? ब्लास्टोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइकोटिना का वो ग्रुप है जिसमें सत्य कवक जाल अनुपस्थित होता है, यानी ट्रू माइसीलियम इसमें एब्सेंट होगा तो बहुत ही कम डेवलप होता है। इनमें जो सुकाय जो आपका जो थैलस है वो ईस्ट लाइक होता है, इसमें बडिंग करने वाली कोशिकाओं का बना होता है। ये कभी कभी फॉल्स कवक जाल भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोमाइसिटीज है इनमें फॉल्स माइसीलियम पाया जाता है, सत्य कवक जाल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इसकी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो थर्ड इसकी क्लास होती है वो होती है हाइपोमाइसिटीज, यानी जिनमें कवक जाल सुविकसित होता है, यानी उसका माइसीलियम जो होता है वो कंप्लीटली पूरी तरह से फुली डेवलप्ड है। इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन कोनिडिया के द्वारा ये कोनिडिया बनाते हैं। कोनिडिया जो होते हैं ये या तो सिंगल फॉर्म में भी होते हैं, एकल कोनिडियोफोर पर, या सिनेमिया या स्पोरोडोकिया पर बनते हैं। पिक्निडिया या एसरबुलस रचना इसमें अनुपस्थित होती है। इस प्रकार से ड्यूटेरोमाइकोटिना का जो लास्ट क्लास होती है उसको हम पढ़ते हैं कोलियोमाइसिटीज। कोलियोमाइसिटीज का मतलब होता है कि इनमें भी कवक जाल जो होते हैं वो सुविकसित होता है, या माइसीलियम
फुली डेवलप्ड होता है। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पिक्निडिया या एसरबुलस से उत्पन्न कोनिडिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमास्टिगोमाइकोटिका का जो लास्ट डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना थी उसकी 3 क्लासेस का क्या डिस्क्रिप्शन होता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने इसको फंजाई के क्लासिफिकेशन को जो एलेक्सोपोलस और मिम्स ने दिया था उसको कंप्लीट किया है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के कोर्स में है और ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में हमने 3 क्लासेस पढ़ ली। जिम्नोमाइकोटिका, डिवीजन इसके थे जिम्नोमाइकोटा, अमास्टिगोमाइकोटा एंड मास्टिगोमाइकोटा। इस क्लासिफिकेशन को अगर आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह से देख लिया, समझ लिया, ये अगर आगे अब आप जाके फिर उसको आप और बड़ी जैसे पीजी क्लासेस में भी पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।